बिल्कुल। तो ये सारी स्ट्रैटेजी है इसके पीछे जो इस वक्त हम डिस्कस कर रहे हैं कि आखिर ये युद्ध जिस तरीके से बढ़ रहा है इसमें सामने मिलिट्री ऑपरेशंस के पीछे जो हित साधे जा रहे हैं वो क्या है। मिर्जा साहब भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। मिर्जा साहब, अगर ये युद्ध थोड़ा लंबा चलता है तो वैश्विक अर्थव्यवस्था पर या ऊर्जा सुरक्षा पर आप इसका क्या इम्पैक्ट देखते हैं? क्या ये इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म होगा, शॉर्ट टर्म होगा? किसके ऊपर इम्पैक्ट? सर, मैं आपसे समझना चाह रही हूँ कि जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है या जो हम ऊर्जा सुरक्षा की बात मुझे ये कर समझ नहीं आ रही। हिंदी का मुश्किल है ये मेरे लिए। ये व्यवस्थित इसका इंग्लिश या उर्दू में बताएं। मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट इस वक्त हाँ हम हाँ देख रहे हैं, इसमें जो ग्लोबल ऑयल रूट्स होंगे, जो हमारी इकोनॉमी होगी, उस पर किस तरीके से आप इसका इम्पैक्ट देख रहे हैं? तबाह हो गए, बर्बाद हो गए, तबाह हो गए। पाकिस्तान का अभी आप देखना, कल सुबह तक पाकिस्तान के अंदर जो है ऑयल का कितना बड़ा क्राइसिस पैदा हो जाएगा, क्योंकि वो अफगानिस्तान के साथ जंग में मुलव्वस है और वहां पेट्रोल और डीजल चाहिए उनको। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊं कि गोल्ड की प्राइसेस ने जंप कर लिया ऑलरेडी पाकिस्तान में। तो पाकिस्तान के हवाले से तो मैं ये कहूंगा कि बेड़ा गर्क है और ये तेल तूल सब बंद हो गया है। अमेरिका ने वेनेजुएला पे क्यों इतना एक्शन लिया? उन्हें उनकी प्लानिंग का हिस्सा था। वेनेजुएला को इसलिए नहीं उठाया सदर को और उस पे उसके तेल पे कब्जा किया कि उनको बड़ी वेनेजुएलन अवाम की फिक्र है। उन्होंने तेल का एक मुतबादल सेफ रूट अपने लिए पहले ही जो है वो रिजर्व रख लिया वेनेजुएला का, और फिर यहाँ ईरान पे अटैक किया। यानी कि अमेरिका को इतनी प्रॉब्लम मुझे नहीं लगता कि होगी तेल की, जितनी के मिडिल ईस्ट, साउथ एशिया, अफ्रीका और उन मुल्कों को होगी जो कि ईरान पे ऑयल के लिए डिपेंडेंट थे। तो ये इसका पूरा बैकग्राउंड है। चीजों को डॉट्स को मिलाएं तो सारी चीज समझ में आ जाती है। और मैं यही कहूंगा कि इस वक्त हम ये पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में मेरी जो पार्टी है जम्मू कश्मीर तहरीक इत्तेफाक राय, हमने अफगानिस्तान की मुकम्मल हमायत और पाकिस्तान की मुखालफत का ऐलान किया है आज। और हमने अफगान तालिबान को ये कहा है कि आप इस जंग को लिंक करें, मुंसलिक करें पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर और पाकिस्तानी ऑक्युपाइड गिलगित बल्तिस्तान की आज़ादी से, और हमारी मदद करें। हमारी ये पाकिस्तान की जो सरहद है यहाँ से दाखिल हों, पीओजेके और पीओजीबी में, यहाँ से ये दाखिल हो और हमारी इससे जान छुड़ाएं और इस जंग के गर्दो गुबार से हम आओ एक नई दुनिया बसाते हैं। इंडिया को भी मैं ये कहता हूं कि भारतीय सरकार भी इस वक्त जो है वो पीओजेके और गिलगित बल्तिस्तान के जो बॉर्डर्स हैं उनके ऊपर जो उन्होंने वो कर सकते हैं वो करें। और बहीरा अरब में सिर्फ एक जो है ये क्या होता है वो जिसपे जहाज होते हैं, बहरी जहाज जिसके ऊपर जहाज होते हैं, कैरियर, सिर्फ एयरक्राफ्ट कैरियर जो है ला के इंडियन ओशन में खड़ा कर दे, सिर्फ खड़ा कर दे, कुछ ना करें, तो ये धड़ाम से सारा कुछ नीचे गिर जाएगा। ये मैं आपको गारंटी देता हूं। लेकिन हम इस वक्त इस जंग को अपनी आजादी का मौका समझते हैं। हम समझते हैं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंग बलोच को भी आजाद कर सकती है, पश्तूनों को भी कर सकती है, और हम जो पाकिस्तान की गुलामी में रहने वाले हिंदुस्तानी नागरिक है, पूरे हम हिंदुस्तानी नागरिक है, पीओजी के पीओजीबी, हमारी भी आजादी हो सकती है अगर ये जंग थोड़ा आगे बढ़े, ना कि सिंदूर की तरह ये जो है वक्त से पहले ही खत्म हो जाए। और देखिए, इस बीच खबर है कि इजराइल के कई मंत्री अंडरग्राउंड हो चुके हैं, अंडरग्राउंड शेल्टर्स में उन्होंने शरण ले ली है, इन्हें शिफ्ट किया गया है। कई ऐसे मंत्री हैं जिनको अब अंडरग्राउंड शेल्टर में शिफ्ट किया गया है, यानी कि इन मंत्रियों को पूरी तरीके से महफूज किया गया है। यानी कि ईरान जो हमला इस वक्त लगातार कर रहा है इजराइल पर, उसमें कहीं ना कहीं अब महफूज रखने की कोशिश अपने मंत्रियों को इजराइल की तरफ से की जा रही है। अब बाल साहब, ये एक बड़ा संकेत है। उनका टारगेटिंग शुरू से पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडर्स का था, इस वजह से उल्टा लेट हो गए। इनको तो पहले ही शिफ्ट कर देना चाहिए था उनको। एक चीज मैं कहना चाहता था एनर्जी की सिक्योरिटी के ऊपर, स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज 33 किलोमीटर वाइड है एक जगह पे, जहां पे ईरान के 3 आइलैंड्स हैं। उन आइलैंड्स के अंदर बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं और माइनिंग इक्विपमेंट भी है। तो कहीं ना कहीं ईरान ने अब अनाउंस किया है कि स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को वो बंद कर देगा, और अगर स्ट्रेट्स ऑफ हॉर्मुज को बंद करता है तो 20% ऑयल
का ट्रेड पूरे विश्व का बंद हो जाता है, वैसे उससे ऑयल की कीमतें एकदम स्काई रॉकेट कर जाएंगी। और इसका इफेक्ट भारत पे भी होगा, जब 85% हम ऑयल को इंपोर्ट करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये वाला जो उन्होंने दांव खेला है, जी। अगर वो एक्चुअली इंप्लीमेंट करते हैं तो इंटरनेशनल प्रेशर ट्रंप पे और इजराइल पे आ सकता है कि अब जल्दी युद्ध को बंद करें। तो देखिए, युद्ध को बंद करने की बात हो रही है, लेकिन जिस तरह की खबरें सामने आ रही हैं, इस बार खबर एक और अपडेट हुई है अभी, वो भी अपने दर्शकों को बता दें। होटल में होने वाली रमजान इफ्तार को भी रद्द कर दिया गया है। रमजान के लिए जो तंबू लगाए गए थे उन्हें भी हटा दिया गया है। कतर से यह खबर है, जहां पर टूरिस्ट साइट और होटल्स को बंद किया गया, यानी कि ईरान की तरफ से अब जो अटैक हो रहा है उसका इंपैक्ट इस वक्त दिखता हुआ नजर आ रहा है। जगहों जगहों पर इस वक्त शटर डाउन किए जा रहे हैं। मनीष, यूएनएससी की जो मीटिंग होने वाली है उसमें अब कम वक्त ही बचा हुआ है। वैसे तो आपने पहले ही समझाया कि औपचारिकता मात्र रह सकती है ये बैठक, लेकिन क्या अगर कोई डिस्कशन यहाँ पर होता है तो कोई सस्टेनेबल पीस या फिर टेम्पररी पॉज की तरफ बढ़ सकते हैं, या यहाँ पर कुछ उम्मीद ना की जाए? देखिए, लेवल बहुत आगे बढ़ गया है। अगर मैं ये कहूँ कि यूएनएससी बोलेगा, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, जैसे रशिया और चाइना ने कहा कि एक मीटिंग बुलाइए, आप इसमें मध्यस्थता कीजिए, और इनकी बात ईरान भी मान लेगा और इजराइल और अमेरिका भी मान लेगा, तो इसके चांसेस मुझे बहुत कम दिखाई दे रहे हैं। हालांकि पास्ट रिकॉर्ड कुछ ऐसा ही कहता है, लेकिन उसके बावजूद अभी के हालात में खासतौर पे जो सिविल एरियाज टारगेट हो रहे हैं, आप ड्रोन देख रहे हैं, शाहिद ड्रोन जो है ईरान का, इसे सीधा गया होटल के अंदर, दुबई के अंदर सीधा अटैक किया। और ये ऐसा नहीं है कि ये कोई मिस्टेक हो गई या गलती से किया गया अटैक है, क्योंकि ये बहुत ही लॉइटरिंग म्यूनिशन है, पॉइंटेड ऑपरेशंस के लिए होता है। इसके पास पूरी लोकेशन, लॉन्गिट्यूड, ऑल्टीट्यूड, मतलब आप ये समझ लीजिए जिस जगह पर जाना है उसका एड्रेस इसके पास है। और इसीलिए जब ये टारगेट को हिट करता है तो इंटरप्रिटेशन को ये भी सोच सकता है कि हो सकता है गलती से हो गया हो या डेविएशन हो गया हो, लेकिन इसके चांसेस भी हैं कि हो सकता है कोई प्रॉपर इनपुट उस बिल्डिंग के बारे में हो। तो इसीलिए एस्केलेशन के चांसेस अभी भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और खासतौर पर जो फुल फ्लेजेड वॉर होगी, या आज होगी या अगले 12 से 24 घंटे या फिर अगले आने वाले 1 से 5 से 10 दिनों के अंदर होगी, ये कहना मुश्किल है। लेकिन आप ये समझ लीजिए कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है वो एक इंपॉर्टेंट होगी, ये एक नैरेटिव बिल्डअप के लिए कि हमने मीटिंग की, मीटिंग में अपनी राय रखी। ईरान ने बताया कि हमें कहीं से भी कोई खतरा नहीं था, हमारी तरफ से कोई खतरा नहीं था, हम अपने बैलिस्टिक प्रोग्राम को इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। ओमान के इसकी मध्यस्थता की वजह से अमेरिका के साथ हमने बातचीत की, हमने उनको कहा कि बैलिस्टिक मिसाइल का मिसयूज कहीं से भी नहीं होगा, यूरेनियम का जो है वो उनकी सारी पॉलिसी मानी, न्यूक्लियर कैपेबिलिटी में नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी के बारे में उन्होंने बताया। लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल ने हमें टारगेट किया। ठीक इसी तरीके से जैसे खनमई को वहां से डिस्प्लेस किया गया, तो वैसे ही इजराइल ने भी सोचे समझे तरीके से अपनी जितनी भी टॉप लीडरशिप है, वो हमेशा एक रूटीन है, जब भी उसके ऊपर अटैक हुआ है, अटैक होने के तुरंत बाद ही, आपको गजा वाला इंसिडेंस याद होगा जब हमास ने अटैक किया था, उस दौरान भी टॉप लीडरशिप थी वो अंडरग्राउंड एरियाज में थी, अंडरग्राउंड ऑपरेशनल बंकर्स में थी। इसका मतलब ये नहीं है कि वो डर के मारे अंदर छुप गए, बल्कि वो ऑपरेशनल एरियाज में हैं और किफायती तौर पर एक बहुत ही सोचे समझे तरीके से ऑपरेशन को प्लान किया जा रहा है। क्योंकि अगले 12 से 24 घंटे, क्योंकि आज की रात अभी मेरे ख्याल से 10 के लगभग बज चुका होगा, 9:30 से 10 का वक्त होगा ईरान में, और करीबन 8:30 या 8, 8:30, 9 के लगभग का वक्त होगा इजराइल में, अगर मैं गलत नहीं हूं तो इस समय के टाइम पर ये जो अगले 12 घंटे यानी पूरी रात सनराइज से पहले की है, ये इसमें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हो या फिर मनीष, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। खबर ये है कि खामेनेई के कंपाउंड पर इजराइल ने 30 बम गिराए हैं। सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है, अमेरिका ने नहीं, इजराइल ने हमला किया है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है, और ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि लगातार जो दावा किया जा रहा है कि जो टॉप लीडरशिप है ईरान की वो पूरी तरीके से सुरक्षित है। बात ये भी सामने आई थी कि खामेनेई की तरफ से संबोधित भी किया जाएगा, लेकिन फिलहाल ऐसी कोई पुख्ता खबर जो है वो सामने नहीं आ रही है। लेकिन खामेनेई के कंपाउंड पर इजराइल ने अटैक किया है, अमेरिका ने नहीं, 30 बम गिराए हैं, यानी कि पूरी तरीके से इजराइल बहल साहब जानता है कि अटैक करना होगा, और अटैक कहां करना है ये भी डिसाइड कर लिया, यानी कि ईरान में पूरी तरीके से आर पार की स्थिति में।
अटैक किया है, मैं तो कहूंगा इंटेलिजेंस इनपुट पे बेस्ड अटैक होते हैं। और इनको पता है कि खमेनी वहां पे है ही नहीं, और खमेनी मूव आउट कर चुका है बंकर्स के अंदर, किसी ना किसी पहाड़ के टनल के अंदर या बंकर में वो छुपा हुआ है। तो ये अटैक का क्या मतलब हुआ, जब आपको पता है कि वहां पे चिड़िया जो है, परिंदा जो है, पर मार के निकल चुका है। तो मैं यहाँ पे कहूंगा ये इंटेंट दिखा रहा है, वो इंटेंट दिखा रहा है कि पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, सबको हमने टारगेट करना है, और खासकर आईआरजीसी की लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं। और अगर खमैनी के घर पे इतने सारे बॉम्ब गिरा रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं खमैनी को उकसाने की कोशिश कर रहे हैं कि देखिए हमको पता तुम नहीं हो यहाँ पे, तो भी हमने तुम्हारा घर जो है तबाह और बर्बाद कर दिया, तुम्हारा कंपाउंड तक पे हमने बॉम्ब गिरा दिए। ये हमारी रीच है, और ये साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाया जा रहा है कि वो देश छोड़ के कहीं ना कहीं भाग जाए। ये साइकोलॉजिकल प्रेशर मलिक साहब ईरान की तरफ से भी तो क्रिएट किया जा रहा है ना। ईरान कह रहा है कि हम लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं, हमने हाइपरसोनिक मिसाइलें दाग दी है, हम मिलिट्री बेस को तबाह कर रहे हैं, रिहायशी इलाकों पे अटैक करके एक बड़ा नुकसान हम पहुंचा रहे हैं, तेल अवीव में काफी नुकसान पहुंचा, इजराइल की आर्थिक राजधानी कही जाती है। तो ये स्ट्रेटेजिक गेम तो ईरान भी खेल रहा है, यानी कि दोनों जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं, लेकिन इसका नतीजा क्या होने वाला है? रोमिता जी, ये गेम चलेंगे और इसमें इंफॉर्मेशन वारफेयर या कह लो मिस इंफॉर्मेशन वारफेयर या साइकोलॉजिकल वारफेयर, ये इस ऑपरेशन के हिस्से होते हैं। इन सब के बावजूद मैं ये कहूंगा इजराइल और अमेरिका का जो प्राइम टारगेट्स है वो लेयर 1 टारगेट्स हैं, जिसको हम टॉप लीडरशिप कहते हैं। ये बात सही है कि मोस्ट प्रोबेबली जो खामेनेई है वो वहां से हट चुके होंगे, लेकिन बात यह है कि अगर आईआरजीसी, देखिए आईआरजीसी में थोड़ा सा ये कहना चाहूंगा, आईआरजीसी इज नॉट ए प्योर मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, इट इज ए मिलिट्री कम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन। और इसके अंदर जो टॉप लीडरशिप है वो खमेनेई के ट्रस्टेड लोग हैं, जो उसके बड़े इनर कोर के लोग हैं। इनको तोड़ना बहुत ही जरूरी होगा अगर उनको अंदर इंग्रेस पाना है, अंदर अपनी पैठ पहुंचानी है। यह काम मोसाद या सीआईए ये करना होगा, क्योंकि देखिए फिजिकली तो कहते हैं ना सोल्जर यानी फुट ऑन द ग्राउंड, वो अभी बहुत दूर की बात है यूएस के लिए और इजराइल के लिए। अभी प्रोजेक्टाइल का वार चल रहा है ईरान की तरफ से, और उधर से चल रहा है एयर वॉरफेयर। और इतने प्राइम जो टारगेट्स है, लेयर 1 टारगेट जिनको मैं बोल रहा हूं, अगर ये टारगेट्स मैक्सिमम हिट हो जाते हैं अगले 48 घंटों में या फिर और 2-3 दिन ले लीजिए, तो देखा जाए तो अमेरिका और इजराइल का काम आसान हो जाता है। यह भी संभव है कि अगर जैसे कि अमेरिका करता रहा है दूसरे देशों में कि वो मिलिट्री के अंदर भी कुछ फूट डाल सके, कुछ कोशिश कर रहा होगा। हालांकि ईरान के अंदर यह गुंजाइश कम है, क्योंकि वहां पे जो धार्मिक रूप से जो हार्डन्ड लोग हैं, जो मेंटली हार्डन्ड लोग हैं, वो आईआरजीसी की टॉप पोजीशन पर बैठे हुए हैं। और इन सब को देखते हुए अगले 3-4 दिनों में हमें यही देखना पड़ेगा, और वो इस चीज की गति और दिशा भी एक तरह से इंटेंसिटी को भी डिसाइड करेगा कि कितने जो प्राइम टारगेट्स है, लेवल टारगेट्स को इजराइल और अमेरिका एलिमिनेट कर पाता है। जी चलिए, तो अभी लगातार जो खबरें वॉरजोन से सामने आ रही हैं उसमें ईरान और इजराइल दोनों ही फ्रंट से इस वक्त एक दूसरे पर अटैक किया जा रहा है। दोनों ही स्ट्रैटेजिकल मूव इस वक्त वॉरजोन में लेते हुए नजर आ रहे हैं। ईरान जहां पर लगातार मिसाइलों से अटैक कर रहा है, तो वहीं इजराइल भी इस वक्त अपनी रणनीति के साथ वहां पर नजर आ रहा है कि अगला मूव उसका क्या होने वाला है। इसको अभी डिटेक्ट कर पाना, इसको अभी समझ पाना काफी मुश्किल नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे मनीष आपसे ये समझना चाहूंगी कि अब हम जब बात कर रहे हैं, आपने भी बताया कि अब कुछ एक ठोस रणनीति के तहत आगे बढ़ा जाएगा। इजराइल का, अमेरिका का अगला मूव क्या हो सकता है ईरान की तरफ, जब इतने सारे अटैक्स ईरान ने कर दिए हैं, गल्फ कंट्रीज को निशाना बना दिया है? देखिए, जो मेरे को समझ में आ रहा है और जो मैं इस समय जो जितने भी एक्सपर्ट्स हैं उनसे हम बात कर रहे हैं, उनका ये कहना बिल्कुल क्लियर है कि ये पहले से प्लान था और अच्छे तरीके से प्लान किया गया इजराइल की तरफ से ये अटैक। इस अटैक के बाद एस्केलेशन होना था, ईरान ने कैलकुलेट किया था, और इसके साथ साथ इजराइल ने भी इसको कैलकुलेट किया था कि ये एस्केलेट होगा ही होगा। अब एक तस्वीर है जिसमें एक ड्रोन, जो शाहिद ड्रोन है ईरान का, वो सीधा जाता है और बहरीन के अंदर वो हिट कर रहा है, और हिट करते हुए जो बिल्डिंग है उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर रहा है। अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ निकल के आई, वो ये कि ईरान के द्वारा ये कहा गया कि हमने बहुत ही पिन पॉइंट टारगेट तरीके से शाहिद जो कैमिकाजी ड्रोन यानी आत्मघाती ड्रोन है उसको उस बिल्डिंग पे टकराया है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही कैलकुलेटेड तरीके से रिस्क एनालिसिस कर ईरान ने ये
पूरा का पूरा ये जो अटैक है वो प्लान किया। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अब जो एक तरीके से मिस इन्फॉर्मेशन का दौर है या क्लिक बेट का दौर है या फिर मलाइन कैंपेन का दौर है वो शुरू हो गया है। ईरान की तरफ से कहा गया कि हमने 250 के लगभग जो इजरायलीज हैं उनको टारगेट किया है और करीबन 740 से ज़्यादा इसमें घायल हुए हैं। वहीं इजरायल की तरफ से काउंटर नैरेटिव है, उसके अलावा अमेरिका की तरफ से भी काउंटर नैरेटिव है। लेकिन अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल इजरायल से लेकर अगर ईरान तक की मिसाइल का डिस्टेंस जो है वो डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको एक करीबन 3-3.5 किलोमीटर का ये जो डिस्टेंस है उसके लिए आपको एक बड़ी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल चाहिए। और वही आईसीबीएम जिसका हाइपरसोनिक का आप जिक्र कर रहे थे, या फिर अगर आप ये समझ लीजिए कि बैलिस्टिक मिसाइल अगर ये लॉन्च की जाती है तो उसे टारगेट करते हुए यहाँ पर मल्टीपल। मनीष, आपके पास लौट रही हूँ, एक बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। ईरान के जंजान में मिसाइल डिपो पर हमला किया गया है। इजरायल ने जंजान डिपो पर ये बड़ा अटैक किया है। और उससे पहले मनीष आप भी जिक्र कर रहे थे कि लगातार ऐसे प्राइम लोकेशंस को, ऐसे प्राइम टारगेट्स को लॉक किया जा रहा है ताकि ईरान को पूरी तरीके से मजबूर किया जा सके। मनीष, रोमिता, ये आपको बता दूं कि ये दो चीजें बहुत ही क्लियर है। जब भी यहाँ पे एक्सपर्ट्स जो हैं वो मिलिट्री एक्सपर्ट्स हैं, हमने मिलिट्री की पढ़ाई की है और हमें समझ में जो अंडरस्टैंडिंग है, और जो खास तौर पे इजराइल के अंदर इस समय जो हमारे सोर्सेज हैं या फिर ईरान में सोर्सेज हैं, उनका ही बहुत ही क्लियर कहना है कि मिलिट्री एरियाज को टारगेट किया जा रहा है। अब मिलिट्री एरिया में सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस और डिस्ट्रॉय ऑफ एनिमी एयर डिफेंस यानी सियाड और डियाड की पूरी तैयारी कर इजराइल ने उन एरियाज को टारगेट किया जिसकी वजह से ईरान जो अपना लॉजिस्टिक सप्लाई है, यानी जो उनके पास रसद है, यानी आर्म्स एम्यूनेशंस का डंप है, जहां पर कैबिन का मैं जिक्र कर रहा था, जहां जिसके अंदर छुपा के बैलिस्टिक मिसाइल्स, उसके अलावा बाकी जो मिसाइल्स रखी गई हैं, या फिर उसके अलावा अंडरग्राउंड बंकर्स हैं, उसके अलावा जो बाकी एरियाज हैं, उन सभी एरियाज को बहुत ही पिन पॉइंट तरीके से टारगेट किया है। क्योंकि एक दूसरे के जो एरियाज की मैपिंग इनके पास है, पहले से है। और आपको याद होगा जब हमास ने अटैक किया था इजराइल के ऊपर, उस दौरान भी ईरान के अंदर जाकर मोसाद ने बहुत ही क्लीन और क्लियर ऑपरेशन किया था। तो यही वजह है कि इस समय की पूरी जानकारी निकल कर आ रही है इन एरियाज में, जहां पर इस समय ईरान का जो आप लॉजिस्टिक हब कह लीजिए, यानी यही कह लीजिए कि जो पूरा ये गोला बारूद है उसका जहां पे बंदोबस्त किया गया है और मल्टीपल एरियाज में है। जो क्योंकि ये जो ईरान है वो इजराइल की तरह छोटी कंट्री नहीं, बहुत बड़ा डेमोग्राफिकली उसका एरिया फैला हुआ है। तो इसीलिए अलग अलग जगहों पे, पहाड़ों के अंदर जहाँ पे पेनिट्रेशन करना बहुत मुश्किल है, जहाँ को पर पहाड़ों को छेद कर अंदर घुसना बहुत मुश्किल है, उन जगहों पर उन्होंने अपने आर्म्स, एम्यूनिशन, मिसाइल्स, बैलिस्टिक मिसाइल्स और जो न्यूक कैपेबल मिसाइल्स हैं उन सबको रखा हुआ है। तो इसीलिए बहुत ही क्लियर है और ये एस्केलेशन हम देख रहे हैं। अब आप देखेंगे कि ईरान की तरफ से जो अलग अलग कंट्रीज में, चाहे बहरीन हो, यूएई हो, अल दफरा एयरबेस का जिक्र कर रहे थे, या फिर बाकी जो बेसिस हैं, मिलिट्री ऑपरेशनल बेस जहां पे अमेरिका की प्रेजेंस है, उन सभी एरियाज को टारगेट करने की कोशिश की। और डेमोग्राफिकली अगर समझेंगे, अगर ईरान फायर करता है इजराइल पे तो इराक के आसमान के ऊपर से हो जाएगा। यानी आप समझ रहे हैं कि इराक का जो पूरा का पूरा एरिया है, उस एरिया को क्रॉस करते हुए फिर वो वहां पे जाएगा। और ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, इसमें कम से कम 15 से 20 मिनट का बफर टाइम है, जिसमें आयरन डोम और इंटरसेप्ट करने की काबिलियत इजराइल की बहुत ही अत्याधुनिक है, जो हम सब ने देखी। लेकिन अगर 5% भी हिट होता है, तेल अवीव में हिट होता है, तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। और यही एस्केलेशन का मेन केंद्र बिंदु है, जिसकी जैसे हमें लग रहा है कि अगर ये एस्केलेट होता है, यूएनएससी की मीटिंग जो कि बस एक नाममात्र मीटिंग है, अगर ये भी क्लियर हो जाती है तो उसके बाद दिशा और दशा इसकी तय हो जाएगी। लेकिन इस बीच साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लगातार जारी रहेगा, ठीक वैसे ही जैसे रशिया और यूक्रेन की युद्ध में यूक्रेन कहता है कि हमने 4 लाख के लगभग रशियन फोर्सेस के जवानों को मौत के घाट उतार दिया, और रशिया कहता है कि हमने पूरा का पूरा करीबन 5 से 10 लाख मार गिराए। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, नैरेटिव वॉरफेयर अब यहाँ पे भी शुरू हो गया है। इसीलिए मिस इन्फॉर्मेशन से बचना बहुत जरूरी है, और जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर ही आधारित जानकारी अगर हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे तो बहुत सही होगा। और यही वजह है कि एस्केलेशन अब बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए, फिलहाल वॉर जोन से जो खबरें सामने आ रही हैं उसमें यही नजर आता है कि दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। मिर्जा साहब, लेकिन क्या लगता है इस कॉन्फ्लिक्ट में कौन ज्यादा लूज करने वाला है? देखिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि कौन ज्यादा लूज करेगा, इस जंग का नतीजा क्या होगा। मेरी अप्रोच बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी अप्रोच ये है कि इस जंग से हम क्या फायदा हासिल कर सकते हैं। जंग हो चुकी है, हम लोग पाकिस्तान की गुलामी में जी रहे हैं। हम चाहते हैं कि ये जंग फैले, ये जंग और वसी हो।
ताकि इस जंग को हम अपनी आजादी के मौके में तब्दील कर सकें। उस आजादी के लिए जो आजादी हम उस दिन से जिसका इंतजार कर रहे हैं, 22 अक्टूबर 1947 से, जब पाकिस्तान ने रियासत जम्मू कश्मीर पे हमला किया। हम भारतीय सरकार का तो इंतजार कर ही रहे हैं, लेकिन भारतीय सरकार और पाकिस्तान में तो अभी युद्ध नहीं हो रहा, अफगानिस्तान में और पाकिस्तान में हो रहा है। तो हम दावत देते हैं अफगानिस्तान की फौजों को कि वो दाखिल हो पाकिस्तान में, गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से जम्मू कश्मीर में दाखिल हो, बलूचिस्तान खैबर पख्तूनख्वा में दाखिल होके वहां पे जो आजादी के लोग लड़ रहे हैं आजादी के लिए, उनकी मदद करें, इस पाकिस्तानी फौज को मारें, इसको निकालें यहां से। हम अफगानिस्तान की अवाम के तालिबान फौज के साथ खड़े हैं इस वक्त। तो होना यह चाहिए। होगा क्या वो तो वक्त ही बताएगा। मैं भी कह दूं जी ये ईरान जीत जाएगा, इजराइल जीत जाएगा, वो ना जीते, वो हमें क्या पता। हमें इस जंग को एक इनकलाबी जंग में तब्दील करना है, एक जंग आजादी, इस पूरे खित्ते की जंग आजादी में तब्दील करना है। उसके लिए हम हर किस्म का ताउन जो है अफगानिस्तान के साथ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। चलिए एक नए फ्रंट की बात यहाँ पर करते हुए मिर्जा साहब, मलिक साहब जरा ये समझाइए कि इस वक्त जो आप सिचुएशन देख रहे हैं ग्राउंड पर, जो वॉर जोन के अपडेट्स हम आपको दे रहे हैं, क्या ये कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट का जो पावर है उसको परमानेंटली चेंज करने वाला है? जी रोमिता जी, देखिए इसको ऐसे समझते हैं हम, ईरान ने भरपूर कोशिश। जी जी, आई थिंक मिर्जा साहब बोल रहे हैं कुछ। ठीक है ना? जी ओके। मैं ये कह रहा हूं कि जो बात मैं कर रहा हूं, इतनी इंपॉर्टेंट बात कि पीओजे के और गिलगित बल्तिस्तान ने अफगानिस्तान की इस जंग में हमायत का ऐलान किया है, उसको अब बिल्कुल ब्रश साइड करके बार बार एक ही सवाल पूछ रही है, कौन जीतेगा, क्या होगा 24 घंटे में। भाई ये कोई छोटी बात है जो हम कर रहे हैं? नहीं मिर्जा साहब, बिल्कुल आपकी तरफ से बहुत महत्वपूर्ण बात कही जा रही है, लेकिन वॉर जोन में इस वक्त जो सिचुएशन है हम उसको लेकर सबसे कमेंट ले रहे हैं कि इस वक्त जो आने वाले कुछ घंटे हैं वो कितने ज्यादा क्रूशियल होने वाले हैं। आप अपनी बात पूरी करें, आप अपनी बात पूरी करें। आगे क्या होना चाहिए उस पे हम अपना मौकफ दे रहे हैं। जी और बात मैं पूरी इसके करिए। साथ ज्यादा चाहूंगा क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ अभी, मुझे और भी बहुत सारे कर रहे हैं काम। तो मैं चलिए मलिक साहब, जो क्वेश्चन मैंने आपसे किया था कि क्या ये कॉन्फ्लिक्ट अब मिडिल ईस्ट में पावर को परमानेंटली चेंज करने जा रहा है? रोमिता जी देखिए, मुझे जो लगता है, मेरी जो समझ कहती है, अमेरिका यहां पर लंबे वक्त के लिए तब तक लड़ेगा जब तक कि रिजीम को उखाड़ नहीं फेंकेगा। देखिए उसके बड़े सिंपल से कारण है, बहुत एविडेंट कारण है। अमेरिका अगर यहां से इस ऑपरेशन को छोड़ के जाता है तो उसकी बड़ी किरकिरी होने वाली है इंटरनेशनल लेवल के अंदर, इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर। पिछले साल जब इजराइल ने जून के अंदर अटैक किया था ईरान के ऊपर, और 12 दिन के अंदर उसके बाद जब वहां पे फर्द और नातांज के ऊपर जो डीप पेनिट्रेटिंग बॉम्ब्स के बाद इन्होंने अचानक कॉल ऑफ कर दिया था, इसने बहुत सारे जियोपॉलिटिक्स एनालिस्ट को सरप्राइज कर दिया था। लेकिन अब क्या है कि पिछले 8-10 महीनों की तैयारी के बाद ये सब वापस लौट के आए हैं। मुझे लगता है कि ये जब तक रिजीम को नहीं वहां पे चेंज करेंगे या वो वहां से भाग नहीं जाएंगे और वहां पर अपने हिसाब से गवर्नमेंट नहीं लेके आएंगे, मुझे लगता है ये तब तक कॉन्फ्लिक्ट जारी रहने वाला है। अब रही बात शॉर्ट टर्म की, ऑपरेशन शॉर्ट टर्म कैसे बढ़ने वाला, मुझे लगता है कि अगले 3-4 दिनों में सैटेलाइट की मदद से पूरा डिजिटल वर्ल्ड इसके पीछे पड़ा हुआ है। अमेरिका का जासूसी तंत्र, इसके साथ इजराइल का जासूसी तंत्र और मोसाद की डीप पेनिट्रेशन उसके अंदर है, ईरान के अंदर। ये सब इस बात की पता लगाने की कोशिश करेंगे कि इनके लेवल वर्ल्ड यानी जो की टारगेट्स है वो कहां कहां हैं, क्योंकि वो टारगेट्स भी बदलते रहेंगे, वो भी डायनेमिक टारगेट रहेंगे। ईरान भी जानता है कि उसके अगर मिसाइल जो मूवेबल है उनको मूव ज्यादा से ज्यादा किया जाए, सो दैट उनके ग्रिड रेफरेंस या लोकेशन एनिमी के हाथ में ज्यादा नहीं लगे। ये बिल्कुल सही कहा है कि जैसे मनीष बता रहे थे कि पहाड़ों के अंदर भी उनके स्टोर्स होंगे, तो ये कोशिश होगी वहां पे जो अंदर एलिमेंट्स हैं यानी मोसाद और सीआईए के एलिमेंट्स हैं, उनको वो कोशिश करें कि वो निकाल के वो जानकारी दे और वहां पर अमेरिका और इजराइल के पिन पॉइंट अटैक आए। जी
बिल्कुल, जो पिन पॉइंट अटैक्स हैं उनको अभी रिकॉग्नाइज करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वॉर अभी धीरे धीरे आगे बढ़ रही है और हो सकता है कि अभी और ज्यादा प्राइम टारगेट्स हों जिन्हें अभी देखना बाकी हो। मनीष, मैं यहाँ पर आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि इससे पहले हमने बात की थी गल्फ कंट्रीज और रीजनल अलाइज की अगर बात करें तो क्या कोई एक ऐसी वॉर सिचुएशन भी आ सकती है जहां पर उन्हें एक साइड को चूज करना हो? देखिए, आप इस तरीके से समझिए कि ये पुरानी दोस्ती है। पुरानी दोस्ती इतनी आसानी से टूटती नहीं है, और वो भी उस कंट्रीज़ के खिलाफ जो कि जहाँ पर कभी ना कभी ये लोग भी उस कंट्रीज़ की वजह से दुखी हुए हैं। ये साधारण शब्दों में आपको मैं समझा रहा हूँ। अब आप समझ लीजिए कि कहाँ कहाँ हिट किया। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई, बहरीन, कुवैत, इराक, जॉर्डन, ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर इन्होंने मिलिट्री ऑपरेशनल टारगेट को चूज़ किया, और फिर उसके बाद ईरान ने यहाँ पर अपनी मिसाइल दागी। ईरान के इस मिसाइल दागने के बाद इन सभी कंट्रीज़ की तरफ से रिएक्शंस आए, स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस आए। लेकिन उस स्ट्रॉन्ग रिएक्शन में कहीं पे इस बात का जिक्र नहीं था कि अगर ईरान नहीं रुका तो हम उसका जवाब देंगे, और ईरान को उसी मिसाइल की भाषा में जवाब देंगे जैसे ईरान ने अपने लॉयटरिंग म्यूनिशंस या मिसाइल के जरिए हमारे एरियाज़ को टारगेट किया है। यानी मैसेजिंग बिल्कुल क्लियर है कि वो ये चाहते हैं कि डीएस्केलेट हो, यानी मामला बिल्कुल ठंडा पड़े, यहाँ पर जो वॉर जैसे हालात बने हैं वो बिल्कुल खत्म हो। लेकिन कहीं से भी वो ईरान के अपोजिशन में आके खड़े हो गए वो दिखाई नहीं दे रहा है। आपके पास लौट रही हूं मनीष, एक बड़ी स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से सामने आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता देते हैं। ईरान ने बहरीन, कतर, कुवैत में यूएस के मिलिट्री बेस पर जो अटैक किया था उसको लेकर अमेरिका का रिएक्शन सामने आया है, जिसमें अमेरिका ये कह रहा है कि बहुत मामूली नुकसान हुआ है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों को लेकर जो खबरें सामने आई थी, ईरान ने वहां पर लगातार जो अटैक्स किए थे उसमें बहुत मामूली नुकसान हुआ है, ये अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है। बहुत कम नुकसान सैन्य ठिकानों पर हो रहा है, यानी कि अमेरिका ये बता रहा है कि ईरान ने पिछले कुछ घंटों में जो ताबड़तोड़ अटैक किए हैं, जो अटैक उनकी तरफ से किए जा रहे हैं, उससे खासा नुकसान ईरान नहीं पहुंचा पाया है। मनीष, ये बड़ी स्टेटमेंट अमेरिका की तरफ से, क्या ये भी हम बोले कि एक साइकोलॉजिकल प्रेशर क्रिएट करने की कोशिश है ईरान पर? नहीं रोमिता, आप ये इसी बात का जिक्र हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे, जो मैंने आपको बताया था कि जहां जहां मिलिट्री बेसिस थे वहां पे अमेरिका ने चाहे अपने वॉरशिप्स हो, नेवी सील्स हो, लॉजिस्टिक हब्स हो, मैंने एग्जांपल भी बहरीन का दिया था, अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस का दिया था, जो अफगानिस्तान के बगराम एयरबेस पर अमेरिका का पूरा लॉजिस्टिक था। या फिर उसके अलावा बहरीन के 5th फ्लीट का जो एरिया है, 5th फ्लीट का जो बेस है बहरीन के अंदर, उसमें पूरा एमिनेशंस, आर्म्स, वॉरशिप्स, नेवी सील, लॉजिस्टिक, सप्लाई, मेंटेनेंस, सब कुछ था। यानी एक चलता फिरता एक अमेरिकन बेस था। उसके अलावा यूएई, उसके अलावा जॉर्डन, उसके अलावा कुवैत, उसके अलावा इराक, ये सभी एरियाज में अमेरिका ने समय रहते हुए इंटेल की वजह से, यानी इंटेलिजेंस की वजह से, अपने सारे जो प्रॉपर एसेट्स यानी मेन इंपॉर्टेंट एसेट्स से उन सबको पीछे किया, हटाया, ताकि कहीं से भी कोई नुकसान ना हो। क्योंकि ये एक बहुत ही कैलकुलेटेड वॉर है, यानी इसका मतलब है क्विड प्रो क्यो, यानी इसका साधारण शब्दों में समझ लीजिए जैसे को तैसा, और इसकी पूरी प्लानिंग की गई। एग्जाम्पल के तौर पर जब वेनेजुएला का ये पूरा हुआ, अमेरिका ने करीबन CIA और अमेरिकन ने 2 साल पहले से इसकी तैयारी कर ली थी कि उनको ये करना है, इस पे क्या प्रोज एंड कॉन्स होंगे, अगर ये अटैक होता है या अगर रोकने की कोशिश की जाएगी तो कैसे काउंटर किया जाएगा। एक गोली नहीं चली और प्रेसिडेंट उठा के वेनेजुएला से अमेरिका में लिया है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पर भी रिजीम चेंज करना है। रिजीम चेंज करने के लिए चाहे CIA हो, FBI हो, इसके अलावा जो अमेरिकन एजेंसीज हों, सबको बहुत ही अच्छे तरीके से इंटेलिजेंस इनपुट मिल रहा था, और यही वजह है कि कैलकुलेटेड तरीके से उन्होंने अपने वॉरशिप्स हटाए। एयरक्राफ्ट कैरियर जो USS फोर्ट है उसको मेडिटेरियन सी में ब्लॉक किया, रोका, रेड सी के पास रोका, ताकि वो लॉजिस्टिक सप्लाई चेन के तौर पर रहे। उसके अलावा सारे वॉरशिप्स को चेंज किया। और आप फिर से डेमोग्राफिकली समझ लीजिए, यहां से दूरी अगर आप देखेंगे तो ईरान के साथ में कुवैत है, उसके अलावा बीच में इराक है, उसके बाद इराक पर भी हमले शुरू कर दिए गए। मनीष, बड़ा अपडेट सामने आ रहा है, इराक पर भी अब हमले शुरू कर दिए गए ईरान की तरफ से। कुवैत, सऊदी के बाद अब इराक पर भी बड़ा अटैक ईरान की तरफ से किया गया है, यानी कि अब इस वॉर के मैदान को और ज्यादा आगे बढ़ाता हुआ ईरान नजर आ रहा है। मनीष, बिल्कुल इसी का जिक्र हम कर रहे थे, और हमने जो बताया था जहां जहां जो हमारे सोर्सेज हैं उन्होंने हमें कंफर्म किया कि सऊदी अरेबिया, कतर, UAE, कुवैत, जॉर्डन, इराक,
ये वो जगह हैं जहां पर मिलिट्री बेसिस या फिर सैन्य ठिकानों के साथ साथ उन एरियाज को जहां पर इनके पास पूरी डिटेलिंग थी कि यहां पर अमेरिकन बेसिस या अमेरिकन सपोर्टिव एरियाज हैं, इसीलिए वहां पे ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पे अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं और अटैक कर भी रहे हैं। लेकिन ये केवल ईरान का पक्ष है। इजराइल का पक्ष बिल्कुल क्लियर है कि ये अब सिविल एरियाज को निशाना बना रहे हैं। उसके अलावा अमेरिकन एरियाज को, और अमेरिका भी ये बात कह रहा है कि ईरान इस समय एक तरीके से पूरी तरह से बैकफुट पर है। उसने मिलिट्री बेसिस को निशाना बनाने की कोशिश की लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाया, क्योंकि समय रहते हुए सब कुछ कैलकुलेशन के हिसाब से अमेरिका ने अपने सारे शिप्स, वॉरशिप्स, सब कुछ लॉजिस्टिक्स, सब कुछ पीछे कर लिया था। लेकिन इराक का एरिया, जो मैं आपको डेमोग्राफिकली अगर मैप भी आप देखेंगे तो मैप के हिसाब भी समझेंगे कि इजराइल और साथ में ईरान के बीच में जो है इराक पड़ता है। यानी कोई भी अगर एमिनेशन जाएगा तो उसको आसमान इराक का ही पार करना पड़ेगा। साधारण शब्दों में मैं बता रहा हूं कि अगर मिसाइल भी जाएगी तो उसे इराक का ही एयर स्पेस क्रॉस करके वहां पे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए अगर 100 अगर डेविएशन होता है तो वो सीधा इराक पे गिरेगा या इराक के उस जगह पर गिरेगा जहां पर चाहे वो रिहायशी एरिया हो या लॉजिस्टिक हब हो या फिर ईरान को ऐसा लगता हो कि जहां पर अमेरिका सपोर्ट बेसिस हैं। तो इसी वजह से अब ये देखने को मिल रहा है। और आप ये समझ लीजिए कि अगले और जैसे जैसे रात और बढ़ेगी वैसे वैसे ये उम्मीद की जा रही है कि करीबन 6 से 7 कंट्रीज जो कि एडजॉइनिंग कंट्रीज हैं उन सभी के एरियाज पर टारगेट किया जाएगा। अब